एक ऐसा बैट्समैन जिसे 16 साल की उम्र में ही कह दिया गया था कि वो नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बनेगा। चाहे रणजी ट्रॉफी हो या उसका इंटरनेशनल डेब्यू, उसने आते ही सेंचुरी बनाकर सबको हैरान कर दिया था। फिर एक ऐसा बैट्समैन जो सचिन के साथ खेलते हुए भी सचिन से ज्यादा पॉपुलर था, जिसने सचिन से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपने करियर में। फिर एक ऐसा बॉलर जिसकी बॉल का इतना आतंक था कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो जाया करते। अब अगर टैलेंट के बेसिस पे बात करें तो हो सकता है इनका नाम आज के समय में सचिन तेंदुलकर के लेवल पे लिया जाता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में लोग जानते भी नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं और इनके बारे में बात भी नहीं होती। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की, विनोद कांबली की और पाकिस्तानी बॉलर मोहम्मद आसिफ की। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट अ टेलिंग यू। आज हम इन तीन क्रिकेटर्स की बात करेंगे कि कैसे इतना ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी आज के समय में ये गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं। और ये वीडियो हमें एंड तक देखकर ये भी समझ आएगा कि सिर्फ टैलेंट के होने से कुछ नहीं होता। अगर किसी फील्ड में आप हैं तो सीरियसनेस, डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विनोद कांबली की, जिनकी हाल ही में वीडियो बाहर आई है जहां पर ना वो सही से चल पा रहे हैं और ना ही सही से बोल पा रहे हैं। उनकी इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा लोगों को बहुत बुरा भी लगा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक टाइम ऐसा था जब उनका स्टारडम सचिन से भी ज्यादा था। इवन हर जगह सचिन से ज्यादा उनके पोस्टर्स दिखा करते थे। वैसे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे थे कांबली, लेकिन वो लोगों की नजरों में आते हैं जब वो ओडीआई मैच में शेन वॉर्न के छक्के छुड़ा देते हैं, जहां वो एक ओवर में 20 रन बनाते हैं शेन वॉर्न के अगेंस्ट। और आप जानते ही हैं कि शेन वॉर्न कितने ज्यादा बड़े प्लेयर हैं। अब ये नया बैट्समैन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है क्योंकि स्पिनर्स को ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से टैकल करता था और वो टेक्निक आउटस्टैंडिंग थी। ये स्टाइलिश सा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लोग इसमें ब्रायन लारा की झलक देखने लगे थे। बहुत अच्छे से फील्ड पे बॉलर्स को धो रहा था, ये सब अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर इनकी एक कमजोरी सबके सामने आ जाती है और वो थी शॉर्ट पिच बॉल्स। शॉर्ट पिच बॉल्स को कांबली अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते थे और बहुत बार तो स्टंबल होकर वो आउट भी हो जाते थे। अब कमी सबके सामने आ गई थी, जग जाहिर हो गई थी, तो उसे सुधारने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत लगनी थी। लेकिन कांबली अपना सारा फोकस शिफ्ट कर देते हैं पार्टीज की तरफ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को दोस्त बनाने में और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में। लेकिन शायद कांबली ये भूल चुके थे कि सारी पॉपुलैरिटी आई उनके पास क्रिकेट से ही है। अगर वो क्रिकेट में अच्छा नहीं प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है कि कल को ये सारी शोहरत भी चली जाए। जहां सचिन और दादा दिन भर प्रैक्टिस करते थे नेट पे, वहीं पर कांबली दिन भर गायब रहते थे और कोई डिसिप्लिन नहीं था लाइफ में, कोई फिटनेस पे ध्यान नहीं था। अब इन सब चीजों के बावजूद भी कांबली का टैलेंट इतना ज्यादा था कि लोगों में अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी कोई कम नहीं हुई थी। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे उनका ध्यान प्रैक्टिस पे से हट रहा था, फिटनेस भी नहीं थी, वैसे ही उनका फील्ड पे प्रदर्शन भी खराब होने लगा। फिर आता है 1996 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहां पर वो रोते हुए बाहर आते हैं हारने के बाद, और ये मंजर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सो एवरीवन वाज रिस्पेक्टिंग हिज सेंटिमेंट्स फॉर हिज कंट्री, पर असल में वो एफर्ट्स और इमोशंस प्रैक्टिस और फिटनेस के टाइम पे मिसिंग थे और यहीं से उनके डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। फिर कभी उन्हें इंजरी होती या फिर बैड परफॉर्मेंस होती, एक के बाद एक उनके हाथों से बहुत बड़े बड़े मैचेस भी निकलते गए। और अब उन्होंने अपना रुख टोटली कर दिया मूवीज की तरफ, जहां पर उन्होंने काफी मूवीज में काम किया। फिर वो मूवीज के बाद सीरियल्स में भी आए, वो बिग बॉस में भी आए थे, इवन उन्होंने कॉमेडी भी ट्राई की। पर शायद वो भूल गए थे कि उन्हें सीरियल्स, मूवीज में रोल इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो एक जाने माने क्रिकेटर थे। कहाँ उन्हें अपने क्रिकेट का गेम सुधारना चाहिए था और कहाँ वो निकल पड़े एक नई ही फील्ड में अपनी जगह बनाने के लिए। फिर उनका एक इंटरव्यू भी वायरल होता है जहां वो 1996 के मैच को फिक्स बताते हैं और कहते हैं कि इसी की वजह से मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया। 2 फेल्ड मैरिजेस, शराब और फाइनेंशियली इतना ज्यादा वीक हो जाते हैं वो कि वो 30,000 की पेंशन की मांग करते हैं बीसीसीआई से। और आज के समय में हम देख सकते हैं कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सचिन के क्लासमेट रह चुके हैं, तो बहुत लोग उनका कंपैरिजन भी करते हैं। जहां सचिन ने क्रिकेट को अपना रिलीजन बना दिया और इसीलिए वो इंडिया में क्रिकेट के, इवन वर्ल्ड में क्रिकेट के गॉड कहलाए जाते हैं। और कांबली भी शायद आज उसी मुकाम पे होते अगर वो कंसिस्टेंट रहते, अपनी कमियों पे ध्यान देते और प्रैक्टिस पे ध्यान देते। अब हम बात करेंगे पृथ्वी शॉ की, जो आते ही अपने रणजी डेब्यू में, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में और इंटरनेशनल डेब्यू में 100 रन बनाकर एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर देते हैं। 16 साल की उम्र में ही उन्हें दूसरा सचिन कहने लग जाते हैं लोग। इवन 2013 में जब सचिन ने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी थी तो सारे देश को एक हल्की सी होप मिल गई थी कि शायद हमारे पास नेक्स्ट सचिन आ चुका है।
रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे थे पृथ्वी शॉ, जहां पर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 को अपने नाम करते हैं और इस टीम के कैप्टन पृथ्वी शॉ ही थे। जब वो 8 साल की उम्र के भी थे तो भी वो 13-14 साल के क्रिकेटर्स को अच्छे से धो डालते थे। इवन रवि शास्त्री ने कहा था कि जब ये खेलते हैं तो इनमें सचिन और सहवाग की झलक दिखती है। आईपीएल में सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे वो जिन्होंने डेब्यू किया था, उन्हें दिल्ली ने खरीदा था। और अगर हम बात करें 18 साल में ही टेस्ट डेब्यू में उन्होंने सेंचुरी मार दी थी। ये सारे रिकॉर्ड्स थे जो बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने सेट कर दिए थे। इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, फिर क्या हुआ कि उसी आईपीएल में अब वो अनसोल्ड रहे हैं। अपने छोटे से करियर में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी आज उनका नाम किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में ही लिया जाता है। उनका करियर रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा था, लेकिन पहला सेटबैक लगता है 2019 में, जब बीसीसीआई उन्हें सस्पेंड कर देती है 8 महीने के लिए, क्योंकि वो डोप टेस्ट को फेल कर जाते हैं। उनके बॉडी में टर्बिटोलिन की मात्रा पाई जाती है, जिसकी सफाई में वो बाद में कहते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ एक कफ सिरप को पिया था। वहीं 2018 से उनके इंजरीज का सफर भी शुरू हो जाता है, जहां सबसे पहले एंकल इंजरी, फिर शोल्डर इंजरी, फिर नी इंजरी, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट हर मैच में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिर उनका नाम अलग अलग कंट्रोवर्सीज में आता है, जहां आपने वीडियो जरूर देखी होगी, जहां पृथ्वी शॉ अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में पार्टी कर रहे हैं, कुछ फैंस उनसे सेल्फी की मांग करते हैं और हाथापाई हो जाती है। पृथ्वी शॉ ने ऑल्दो ये भी कहा है कि उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया गया, लेकिन फैंस ने बहुत ज्यादा बैश भी किया था पृथ्वी शॉ के खुद के बिहेवियर के ऊपर। पर पृथ्वी शॉ को जहां बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है, उसका सबसे बड़ा रीजन है फिटनेस। अगर आप देखेंगे उन्होंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है। वो सिर्फ 25 साल के हैं, लेकिन वो 35 से भी ज्यादा के लगते हैं। बहुत बार ये भी कंपैरिजन किया गया है कि पृथ्वी शॉ अपने फादर से भी बड़े लगते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है एक तो इंजरी और दूसरा उनकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी, और वो भी प्रैक्टिस में बहुत ही कम नजर आते हैं। पुअर फिटनेस की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना वो कर रहे हैं, लेकिन फैंस को फिर भी उम्मीद है कि उनके जैसा बड़ा प्लेयर फिर से कम बैक करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। उनकी बॉल का इतना ज्यादा आतंक था कि हर कोई दंग रह जाता था। सबको लगता था कि पता नहीं कैसे, पर आसिफ का कंट्रोल बॉल पे कुछ अलग ही लेवल का है। वैसे तो वो 18 साल की उम्र में डेब्यू करते हैं, लेकिन 2005 में जब वो कायदे आजम ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे सियालकोट की तरफ से, तो वो सिर्फ 35 रन देते हैं दूसरी टीम को 7 विकेटों पे। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी एंट्री होती है, अब वहां भी वो धमाल ही मचाते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को अपना नाम कमाने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में अच्छा प्रदर्शन करना होता है, वैसे ही मोहम्मद आसिफ भी छा जाते हैं। अब जहां पर पहली सीरीज में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान के बैट्समैन 39 पे 6 उड़ चुके थे, वहीं पर ही फर्स्ट इनिंग में ही जब बॉलिंग की टर्न आई तो 4 विकेटें लेके जाते हैं मोहम्मद आसिफ। और ये विकेट्स नॉर्मल नहीं थी, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और जहीर खान की थी। फिर अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो पहले ओवर में ही वो सहवाग को क्लीन बोल्ड करते हैं। कराची में ये मैच था जहां पर लोग पागल ही हो गए थे उनके प्रदर्शन को देख के, एंड ऑब्वियसली डिजर्व दैट। वहीं पर वो मारते हैं अपनी बॉल ऑफ द सेंचुरी, जहां वीवीएस लक्ष्मण खेल रहे थे और उनके मिडल स्टंप को उड़ाते हैं वो, और पूरी उनकी विकेट उड़कर गिरती है दूसरी तरफ। अकेले मोहम्मद आसिफ यहाँ पूरी गेम को पलट देते हैं। बड़े बड़े मैचेस में उन्होंने 1-2 नहीं 19 विकेटें, 11 विकेटें ऐसे स्कोर्स अपने नाम किए थे। लेकिन फिर 2006 नवंबर में उनका डोप टेस्ट होता है, जहां पर वो डोप टेस्ट को फेल कर जाते हैं। ऑल्दो फिर भी 2007 में साउथ अफ्रीका के टूर पे वो 3 मैच में 19 विकेटें ले लेते हैं। पाकिस्तान मैच हार रहा था, लेकिन चमक रहा था मोहम्मद आसिफ। लेकिन फिर से 2008 में आईपीएल में सस्पेक्ट किया जाता है उन्हें, और फिर से वो डोप टेस्ट को फेल कर जाते हैं। लेकिन उनका जो नेल इन द लास्ट कॉफिन था वो था 2010 में, जब उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं मैच फिक्सिंग के। यहाँ पर जो मैच फिक्सिंग की पूरी स्कीम चली थी वो असली में मैच फिक्सिंग की थी भी नहीं, बल्कि एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसके बाद सलमान बट को भी और मोहम्मद आसिफ को भी निकाल दिया जाता है टीम से। हालांकि मार्किंग वाले जो नोट थे वो मोहम्मद बट के पास मिले थे, लेकिन मोहम्मद आसिफ के पास नहीं मिले थे। लेकिन फिक्सिंग के अकॉर्डिंग जिस बॉल पर नो बॉल करनी थी मोहम्मद आसिफ ने उसी बॉल पे नो बॉल की थी, और ऐसे ही उनका इतना चमचमाता हुआ करियर भी खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा लोगों का ये कहना है कि लड़कियों और नशे की आदत ने उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पे से हटाकर दूसरी चीजों की तरफ कर दिया था। चाहे फिर वीना मलिक के साथ जब उन्होंने शादी की थी और उसके बाद उन दोनों के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस और लड़ाइयां जो टीवी पर सरेआम दिखाई जाती थी वो हो, या फिर उनके डोप टेस्ट फेल करने, या फिर ये फिक्सिंग का इल्जाम। सो दैट्स इट एवरीवन। ये थे वो 3 क्रिकेटर्स जो आज के टाइम में बहुत ऊंचे मुकाम पे हो सकते थे, लेकिन एवरीवन इज नाउ स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।